गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। योजना के प्रकार। प्लानिंग एक प्रक्रिया है और योजना या प्लान इसका आउटकम है, इसका नतीजा है, परिणाम है। प्लान इज ए सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू अकम्प्लिश ऑल द एक्टिविटीज़। प्लान एक प्रकार की प्रतिबद्धता है उन सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करना, उन सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करने की जो विशेष रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी किसी विशेष रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति ये एक प्रतिबद्धता होती है प्लान। और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस विचार से बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। द फ्लोइंग स्टडी विल, निम्नलिखित जो अध्ययन है वो विभिन्न प्रकार की प्लान्स को समझने में मदद करेगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक संगठन का एक केंद्रीय गोल होता है, उसका लक्ष्य होता है जिसे हम उसका मिशन भी कहते हैं। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी मीनिंगफुल, तभी उसका अर्थ होता है जब उसके कोई गोल या लक्ष्य हों। गोल इज़ दैट स्टैंडिंग प्लान, गोल वह स्थायी योजना है जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जस्टिफाई होती है, वो न्यायोचित होती है। इट शोज द सिग्निफिकेंस, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को दर्शाता है और ये बताता है हमें कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन दूसरे उसके समान जो संगठन है उनसे अलग है, उससे भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गोल्स ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक शैक्षणिक संगठन के जो गोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? केवल लड़कियों को शिक्षा देना। इसी प्रकार एक चिकित्सालय या अस्पताल का गोल हो सकता है केवल दिल के मरीजों की सेवा करना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अचीविंग, गोल प्राप्त करने के संदर्भ में बहुत सारे प्लान्स तैयार किए जाते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को डिटरमाइन किया जाता है और कंपटीशन इसके लिए बोल्डली, माने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया जाता है और उद्देश्यों को रियलिटी में बदलने के लिए स्ट्रेटजी या रणनीति बनाई जाती है। पॉलिसीज आर पुट फॉरवर्ड टू ब्रिंग अनएनिमिटी, विभिन्न प्रकार के जो मैनेजर्स हैं उनके डिसीजन में एक रूपता लाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है। और आफ्टर हैविंग, और पॉलिसीज़ बनाने के बाद जो एक्टिविटीज़ की जो सीक्वेंस है, उसका क्रम है, उसका निर्धारण किया जाता है जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं। इस तरीके से जो मेथड्स, रूल्स, बजट, प्रोग्राम्स इत्यादि जो चीफ तत्व या घटक हैं प्लानिंग के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड प्लान्स, इन सभी को प्लान्स कहा जाता है, योजनाएं कहा जाता है। एक हाई लेवल जो योजना है वो लोअर लेवल प्लान को जन्म देती है, इसलिए इन्हें एक हायरार्की के रूप में दर्शाया गया है। और दिस इज शोन हेयर इन ए ट्राइंगल, इसे एक त्रिभुज के रूप में दर्शाया गया है। ऊपर 1 से लेकर के 8 बिंदु ये पूरे एक ट्राइंगल में चल रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, बजट्स, प्रोग्राम्स। दिस इज हायरार्की ऑफ प्लान्स। ये योजनाओं की क्रमानुगतता है या उसका क्रम है। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाएं हैं, उनको किया जाता है। निम्नलिखित एग्जाम्पल्स है ऑब्जेक्टिव्स के। नंबर 1, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। किस बात के लिए?
रेगुलर स्टाफ की मीटिंग के लिए और एक न्यूज़लेटर पब्लिश करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, 20,000 करोड़ का सेल्स का आंकड़ा साबुन का पार करने के लिए, साबुन की 20,000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा पार करना। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट देना 100 लोगों को हर साल। नंबर 4, क्वालिटी रिजेक्ट्स को 3% तक लाना, उसको कम करना, यानी कि क्वालिटी में रिजेक्शन ना हो। पॉइंट नंबर 4 था ये। और द ऑब्जेक्टिव्स शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स, इसके निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, ये क्या होने चाहिए? अनएम्बिगस, क्या होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, इनमें अनेकार्थी ना हो, ये स्पष्ट जाहिर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। नंबर 2, ये आउटकम के साथ लिंक होने चाहिए, परिणामों से जुड़े हों, और जो एक्टिविटी उनके लिए की जाती हैं उनसे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इनको मापने योग्य होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, टाइम लिमिट भी इन्हें अचीव करने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ये प्राप्त करने योग्य या प्राप्य होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटजीज, रणनीति। स्ट्रेटजी उन प्लान्स को कहते हैं जो कंपटीटर्स के मूव को व्यू करने के लिए, उसके सामना करने के लिए उसके विचार से बनाई जाती हैं, और जिनका उद्देश्य होता है कि रिसोर्सेज का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाना होता है। यानी कि स्ट्रेटजीज विशेष रूप से कंपटीटर्स का जो कोई भी उसका अभियान हो उसको देखते हुए बनाई जाती है। भी कंपटीटर क्या कर रहा है उसके प्रति ये स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ ए राइवल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कोई भी जो नया ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा प्रयास कर रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहा है, तो किस वजह से कि वो अपना प्राइस को रिड्यूस करना चाहता है, या नए मेथड एडवर्टाइजमेंट के वो लाने के बारे में सोच रहा है, या कोई गिफ्ट की स्कीम लाना चाहता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वी शैल हैव टू प्लान, तो हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी इन सभी चीज़ों के प्रकाश में या इन सभी चीज़ों को देखते हुए। तो स्ट्रेटजीज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये बाह्य और आंतरिक दोनों हो सकती है। जब हम अपनी योजनाएं बनाते हैं अपने राइवल्स को या अपने बराबर के जो लोग हैं काम करने वाले या अपने कंपटीटर्स हैं उनको देख करके अपनी योजनाएं बनाते हैं, तो ये बाह्य रणनीति कहलाएगी। इफ़ हाउएवर, यद्यपि इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी प्रकार की समस्या की संभावना है बिकॉज ऑफ सम चेंज, किसी परिवर्तन के कारण, तो प्रिपेयरिंग टू फेस सच एन इवेंचुअलिटी, एडवांस में इस प्रकार की घटना का सामना करने के लिए जो प्रिपेयर होना होता है उसे हम आंतरिक रणनीति कहते हैं, जो हमारे अंदर की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कोई ऐसा इवेंट है जो कभी भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके लिए जो योजना बनाई जाए उसे हम इंटरनल स्ट्रेटजी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ऑफिस में कंप्यूटर को इंस्टॉल करने से स्टाफ में रिडक्शन आ सकती है, स्टाफ में कमी आ सकती है, और इस प्रकार का प्लान इम्प्लीमेंट करते हुए एम्प्लॉइज़ की तरफ से विरोध भी होगा और एफर्ट्स करने होंगे एडवांस में इस तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए, ताकि नई नीति को इम्प्लीमेंट किया जा सके और एम्प्लॉइज़ भी इससे डिससेटिस्फाइड या असंतुष्ट न हो। पॉइंट नंबर 3, पॉलिसीज़, नीतियाँ वो सामान्य कथन या विवरण होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं एम्प्लॉइज़ की गाइडेंस के लिए जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं, या डिसीजन लेते समय एम्प्लॉइज़ के मार्गदर्शन के लिए जो भी सामान्य कथन होते हैं, जो सामान्य बातें होती हैं, वो ही क्या होती हैं, नीति कहलाती हैं।
इनका पर्पज़ होता है, देयर पर्पज़ इज़ टू ले डाउन, एक इस तरह की लिमिट या सीमा निर्धारित करना जिसके अंतर्गत विच ए पर्टिकुलर वर्क, एक विशेष कार्य या निर्णय लिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य डिसाइड करते हैं कि क्या अचीव किया जाना है, और जो पॉलिसी हमें ये बताती है कि इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाना है। कई बार हम ये सुनते हैं इसके पॉलिसीज़ के संदर्भ में निम्नलिखित बातें, इसके कनेक्शन में बातें सुनते हैं। नंबर 1, पर्सनल पॉलिसी, कार्मिक नीति। इस नीति में ये डिसाइड किया जा सकता है कि एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन के आधार उनकी एज होगी। वंस दिस इज डिसाइडेड, एक बार यह जब निर्णय ले लिया जाता है तो कोई भी डिपार्टमेंटल मैनेजर विल नीड द परमिशन, उसे जनरल मैनेजर की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन के लिए, क्योंकि इस पॉलिसी को देखते हुए वो अपने आप एम्प्लॉइज़ को प्रमोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेल्स पॉलिसी, विक्रय की नीति। इस नीति में यह डिसाइड किया जा सकता है कि वस्तुएं केवल कैश पेमेंट पर ही बेची जाएंगी, नगद बेची जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी, मूल्य निर्धारण की नीति। इस नीति में यह डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार से किसी वस्तु का सेल्स प्राइस फिक्स किया जाएगा। इसका अर्थ है कि अमाउंट का, प्रॉफिट का कितना अमाउंट कॉस्ट के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विक्रय मूल्य निर्धारित किया जा सके, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, और कैश डिस्काउंट की कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, शर्तें होंगी। इन रियलिटी वास्तव में पॉलिसी एक कॉन्टिन्यूअल डिसीजन है, एक निरंतर निर्णय होता है जो मैनेजर्स को मार्गदर्शित करता है। रिपीटेड एक प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनके बार बार आने के विचार में उनको बार बार उनको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता रहता है कि एक ही प्रॉब्लम अगर बार बार आए तो आपको इस तरह का निर्णय लेना है। पॉइंट नंबर 4, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स वो प्लान्स हैं जो किसी भी कार्य की जो परफॉर्मेंस है उसका क्रम, उसकी सीक्वेंस निर्धारित करती हैं। फॉर एग्जांपल, रिकवरी ऑफ मनी, ऋण जो आपके डेटर्स हैं, जो आपके देनदार हैं, उनसे पैसे की जो रिकवरी है वो निम्नलिखित ऑर्डर में, क्रम में की जा सकती है। सबसे पहले उनको लेटर्स लिखा जाएगा, दूसरा टेलीफोन पर कांटेक्ट करना, तीसरा व्यक्तिगत रूप से मिलना, और चौथे लीगल एक्शन लेना। दिस इज़ द प्रोसीजर। ये डेटर से धन कलेक्ट करने का, उसे एकत्रित करने का प्रोसीजर है। देयर इज ए डिफरेंस, ये पॉलिसी और प्रोसीजर में एक अंतर होता है। देयर कैन बी 2 पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की 2 नीतियां हो सकती है मनी रिकवरी के मामले में, डेटर से धन इकट्ठा करने के मामले में। नंबर 1, एक तो टाइट यानी कि सख्त, और दूसरी उदार नीति कलेक्शन की। अंडर द फर्स्ट पॉलिसी, पहली नीति में एक प्रयास किया जाता है कि पैसे को डेटर से कैसे पूरा उसको हार्शली, उसको सख्ती से पेश आकर के धन इकट्ठा किया जाए। और सेकंड पॉलिसी में जो डेटर्स हैं उनको पूरा समय दिया जाता है धन वापसी करने के लिए, और उन्हें लीनियंटली यानी कि उदारता से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इन बोथ दीज पॉलिसीज़, दोनों ही नीतियों में जो अबव मेंशन जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, स्टेप्स टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, डेटर से रिकवरी के जो स्टेप्स हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे पॉलिसी टाइट हो या लीनियंट हो। पॉइंट नंबर 5, मेथड्स। मेथड वो योजना है जो ये सुनिश्चित करती है, ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार से एक प्रोसीजर की विभिन्न एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है। एक मेथड सभी स्टेप्स से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन
वो किसी एक स्टेप से, किसी एक प्रोसीजर के एक स्टेप से क्या होता है, संबंधित होता है। इट इज़ मोर डिटेल्ड, ये प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल्ड होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है। और देयर मे बी मैनी मेथड्स, एक किसी विशेष कार्य को करने के लिए काफ़ी सारे कई मेथड्स होते हैं। और एक गहन अध्ययन के बाद एक मेथड को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम विच, जिससे एक वर्कर कम से कम थकान महसूस करता है, उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में भी कमी आती है। और एक मेथड इस तरह से जो सेलेक्ट किया जाता है उसे रूटीन में लाया जाता है, उसे निरंतर दैनिक कार्यों में लाया जाता है और इसे स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं, मानक इसे मेथड कहते हैं। द एफर्ट्स आर कॉन्टीन्यूसली मेड, और लगातार प्रयास किए जाते हैं कि उन सिलेक्टेड मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि जो अनावश्यक या अनुत्पादक एक्टिविटीज़ हैं उनको समाप्त या डिलीट किया जा सके। पॉइंट नंबर 6, रूल्स टेल्स अस, रूल हमें बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए एक विशेष परिस्थिति में। और रूल्स की उपस्थिति में किसी प्रकार का डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। वॉट आर एवर इज सेड, जो भी नियम में या रूल में कहा जाए उसे बिना सोचे या विचार किए फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द रूल, ये नियम कि नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, ये हर किसी को एप्लीकेबल होता है, प्रत्येक पर लागू होता है और इसे पूरी तरह से माना जाना चाहिए और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। और प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट, यानी कि दंड के लिए प्रावधान हो सकते हैं अगर उस रूल को फॉलो ना किया जाए, उसका पालन ना किया जाए। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन रूल एंड पॉलिसी, रूल और पॉलिसी में अंतर होता है। पॉलिसी केवल मार्गदर्शन करती है और ऑफिसर को अथॉरिटी देती है डिसीजन लेने की एक निश्चित सीमा में। फॉर एग्जांपल, वस्तुएं केवल उधार बेची जाएंगी, यह पॉलिसी का प्रश्न है, लेकिन उन वस्तुओं को किसे उधार में दिया जाना है और किसे नहीं दी जानी ये फैसिलिटी, तो ये सेल्स मैनेजर पे डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही शैल हैव टू मेक, उसे अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रूल्स जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, वो एकदम जिन्हें हम कहें स्थायी होते हैं और देयर इज़ नो रीजनिंग इन्वॉल्व, इनमें किसी प्रकार की रीजनिंग की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक डेफिनेट परसेंटेज इंटरेस्ट की एक निश्चित जो परसेंटेज है वो उधार बिक्री अगर 10 दिन से अगर ज़्यादा पीरियड हो जाए तो उस अमाउंट के ऊपर 10% जो ब्याज लिया जाएगा। तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। ये ऐसा नियम है जो सभी कस्टमर पर बिना अंतर के लागू होगा। और देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन रूल एंड प्रोसीजर्स, रूल और प्रोसीजर में भी अंतर है। रूल्स हमें बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ प्रोसीजर वो तरीका बताते हैं एक पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने का। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए यह एक नियम है कि कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा अगर पेमेंट 10 दिनों के अंदर बिक्री के प्राप्त हो जाती है, लेकिन 10 दिन के बाद पत्र लिखना, टेलीफोन से कांटेक्ट करना, पर्सनल मीटिंग करना या लीगल एक्शन, ये प्रोसीजर है थ्रू जिसके माध्यम से बैलेंस अमाउंट कलेक्ट किया जाता है या जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, बजट्स डिस्क्राइब करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर वांछित परिणामों को संख्यात्मक उसमें टर्म्स के अंदर इसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसका वर्णन किया जाता है। एक बजट वो प्लानिंग है
जो एस्टिमेटेड जो मनी है, मटेरियल, समय और दूसरे रिसोर्सेज जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य विभिन्न डिपार्टमेंट्स के हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के हिसाब से उसके क्या मटेरियल लगेगा, कितना समय लगेगा और कितने दूसरे सोर्सेज इसके लिए चाहिए, इन सब का जो पूर्व अनुमान या पूर्व निर्धारण होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए सेल्स डिपार्टमेंट का बजट एस्टिमेटेड फिगर देता है अबाउट द टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस प्रकार का जो मटेरियल है वो परचेज किया जाएगा, इसकी क्वांटिटी माने मात्रा क्या होगी, परचेज करने का समय क्या होगा, अमाउंट इस पर कितना खर्च किया जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार दूसरे डिपार्टमेंट्स के बजट भी तैयार किए जाते हैं। एक बजट प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों से संबंधित होता है। जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो ये प्लानिंग से संबंधित होता है, और जब हम इसे डेविएशंस को मापने के टूल के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये कंट्रोलिंग से जुड़ जाता है या उससे कनेक्ट हो जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से जो मैनेजर्स एक्चुअल प्रोग्रेस को बजट में दी गई फिगर्स के साथ कंपेयर करता है और सक्सेस और फेलियर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त की जाती है। इसका एग्जांपल सेल्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2009 का ये सेल्स बजट दर्शाया गया है। इसमें टेबल बनाई गई है जिसमें प्रोडक्ट एक्स और वाई दर्शाए गए हैं, इनके एरियाज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इनका सेल्स इन यूनिट्स 50,000, 1 लाख, 80, 40,000, सेलिंग प्राइस डिफरेंट यूनिट्स के 20 रुपये पर यूनिट, टोटल सेल्स इनको अलग अलग दर्शाई गई है। इसी प्रकार वाई प्रोडक्ट के बारे में भी अलग अलग जोन्स में अलग अलग सेल्स यूनिट्स और इनका सेल्स प्राइस यहाँ डिफरेंट है, 30 रुपीज़ है, और टोटल सेल्स इनकी दर्शाई गई है, यानी कि टोटल सेल्स बजट्स इसमें ये दर्शाया गया है यहाँ 2 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, प्रोग्राम्स। ए प्रोग्राम मीन्स, एक प्रोग्राम का मतलब है एक सिंगल यूज़ कम्प्रीहेंसिव प्लान, एक बार प्रयोग करने वाली व्यापक योजना जो ये ले डाउन करती है कि क्या, कैसे, कौन और कब एक स्पेसिफिक एक विशेष कार्य पूरा होगा, या इन चीज़ों का ये उत्तर देने वाली कम्प्रीहेंसिव योजना होती है। सो प्रोग्राम के माध्यम से मैनेजर्स को एडवांस में उनको अग्रिम में इन्फॉर्म कर दिया जाता है विभिन्न प्रकार के नीड्स के बारे में, ताकि फ्यूचर में कोई समस्या न हो। द प्रोग्राम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, प्रोडक्शन के, ट्रेनिंग के, सेल्स के, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, यानी प्रबंध विकास के कार्यक्रम हो सकते हैं इत्यादि। इन केस ऑफ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स, विक्रय संवर्धन के कार्यक्रम के संदर्भ में द व्हाट, हाउ, हु, व्हेन ऑफ एवरीथिंग, यानी क्या, कैसे, कौन और कब, ऑफ एवरीथिंग राइट फ्रॉम द परचेज, रॉ मटेरियल के परचेज होने से लेकर के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होने तक ये डिफाइन कर दिया जाता है। और द मोमेंट ए वर्क इज़ कम्प्लीटेड, उस क्षण जब ये कार्य समाप्त हो जाता है जिसके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, तो इट्स यूटिलिटी एंड्स, इसकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक नया प्रोग्राम प्रत्येक नए कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।